डाइनिंग टेबल पर एक खुशनुमा माहौल था। मैं और मेरी देवरानी दोनों मिलकर टेबल सजा रहे थे। मैं काफ़ी देर से महसूस कर रही थी कि मेरे पति और देवर आपस में कुछ बातें कर रहे हैं और उनकी बातचीत का निशाना मैं ही थी, क्योंकि वे दोनों बात करते हुए कई बार मेरी ओर देख चुके थे। जो बातें मेरे दिमाग में घूम रही थीं, अगर वे सच साबित हो गईं तो मेरी ज़िंदगी बहुत मुश्किल में आने वाली थी। मैं मन ही मन अपने भगवान से दुआ कर रही थी कि जो मैं सोच रही हूँ वैसा ना हो। लेकिन कहते हैं ना, कभी कभी सोची हुई बातें सच नहीं होती। जब मैंने टेबल सजाकर तैयार कर दी तो मेरे पति बड़े ही कड़े शब्दों में बोले, बैठने की ज़रूरत नहीं है, अपनी प्लेट उठाओ और रसोई में जाकर खाओ। मैं हैरान रह गई थी। मेरी सास ने चुपचाप सिर झुका लिया था और मेरा हाल ऐसा था जैसे मेरे शरीर में खून ना हो। मेरे पति ऐसा क्यों कह रहे थे, मगर उनके अंदाज से मुझे यह एहसास हो गया था कि इस टेबल पर मेरी कोई जगह नहीं है। मैंने चुपचाप अपनी प्लेट बनाई और रसोई में चली गई। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। बीती रात जरा सी बात पर मेरे और मेरे पति के बीच थोड़ी तकरार हो गई थी और यही बात मुझे डरा रही थी। थोड़ी ही देर हुई थी कि मेरी देवरानी रसोई में आई और मेरी सास का संदेश देते हुए बोली, खाना खाकर आप उनके कमरे में चली जाना, उन्होंने आपको याद किया है। मैं बेखुदी में पूछ बैठी, सुनो, क्या तुम्हें पता है कि मम्मी जी, देवर जी और राहुल के बीच क्या चल रहा है? उसने मुझे एक नज़र देखा और रसोई से बाहर जाने लगी। मैं समझ गई थी कि उसे सारी बातें मालूम हैं। वैसे भी मेरा देवर अपनी बीवी का गुलाम था, तो उसे तो सारी बातें पता होनी ही थीं, क्योंकि मेरे देवर ने अपनी पत्नी को सब कुछ बता दिया होगा। मैंने फ़ौरन उसका हाथ थामा और विनती भरे अंदाज में बोली, देखो, तुम मुझे बिल्कुल छोटी बहनों जैसी प्यारी हो। मैंने कभी तुम्हारा बुरा नहीं चाहा, बल्कि हर मुश्किल में तुम्हारी मदद की है। भगवान के लिए बस मुझे इतना बता दो कि आखिर माजरा क्या है। वो किसी भी तरह रसोई से बाहर जाना चाहती थी, लेकिन मेरे विनती भरे अंदाज पर रुक गई और मेरी ओर देखते हुए बोली, मेरा इरादा आपको बताने का नहीं है, इसलिए मुझे परेशान मत करें। अभी माँ जी के कमरे में आपको सब पता चल जाएगा। जबकि मैं तड़प कर बोली, प्लीज़ बता दो, मेरा दिमाग शांत हो जाएगा और वहाँ जाकर मुझे क्या बात करनी है तो मैं सारी बातें पहले से सोच लूँगी। इससे पहले कि मैं कुछ और कहती, उसने अपना हाथ मेरे हाथ से छुड़ाया और मेरे चेहरे पर नज़रें गड़ाकर बोली, माफ़ करना भाभी, मैं अपने पति के साथ गद्दारी नहीं कर सकती। कुछ ही देर में आपको सब कुछ पता चल जाएगा। मेरा दिल बुरी तरह धड़क रहा था। मन ही मन मैं भगवान से दुआ कर रही थी कि जो मैं सोच रही हूँ वो सच ना हो, क्योंकि मुझे अब ये तो यकीन हो चुका था कि मेरे पति अच्छे इंसान नहीं हैं। और शादी के कुछ ही महीनों बाद मुझे ये बात समझ में आ गई थी। मैंने बहुत ही मुश्किल से अपना खाना पूरा किया था। थोड़ी देर बाद जब मैं अपनी सास के कमरे में गई तो वहाँ एक तरह की अदालत लगी हुई थी। मेरे पति मुझे देखकर गुस्से से बोले, यहाँ आने में इतना समय क्यों लगा? क्या अपनी माँ से बात कर रही थी? उनका लहजा अपमानित भरा था। मैं चुपचाप अपनी सास के सामने जाकर खड़ी हो गई और फिर जो बात उन्होंने कही उसने मेरे कदमों तले से ज़मीन खींच ली थी। मुझे इस बात का अंदाज़ा तो था, लेकिन जब वो बात हकीकत बनकर मेरे सामने आई तो मेरा हाल बेहाल हो गया था। मैं बेबसी से बोली, मम्मी जी, मेरी शादी हो चुकी है। मेरे भाई ने मेरी शादी पर बहुत पैसा खर्च किया है। मेरी माँ ने बड़ी मुश्किल से अपना घर बनाया है। मैं कभी अपनी माँ और भाई के सामने खड़े होकर अपना हिस्सा नहीं मांगूंगी। अगर उन्हें ठीक लगेगा तो वो मुझे दे देंगे। आप लोग मुझे इसके लिए मजबूर मत करें और ना ही मैं कभी इसके लिए राजी होंगी। तभी अचानक मेरे पति अपनी जगह से खड़े हुए और गरजते हुए बोले, मैंने कह दिया ना कि तुम्हें वहाँ जाना होगा। और उनकी इस बात ने मुझे और भी डरा दिया था। जैसे ही राहुल अचानक अपनी जगह से खड़े हुए और गरजते हुए बोले तो उनका अंदाज मुझे डराने वाला था। फिर भी मैं अपने आप को मजबूत बनाए खड़ी रही। वो गुस्से में बोले, मैंने तुमसे कह दिया कि तुम्हें वहाँ जाना ही होगा। उनकी बात सुनकर मैं कांप उठी। मैंने उनके सामने गिड़गिड़ाते हुए कहा, आप मुझे वहाँ क्यों भेजना चाहते हैं? क्यों मुझे उनके सामने बुरा साबित करना चाहते हैं? जब उनके पास साधन होंगे तो वो मुझे खुद दे देंगे। आपको इस बात से क्या लेना देना है? जैसे ही मैंने ये कहा, मेरे पति ने मेरे मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारा, जिसकी चोट से मैं तुरंत ज़मीन पर गिर गई। मैं हैरान होकर अपने पति की तरफ देख रही थी। ये वही आदमी था जिसने मुझसे लव मैरिज की थी और आज मेरे इनकार पर उसने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा था। मेरी हैरानी जायज़ थी। मैं अविश्वास भरी नज़रों से अपने गाल पर हाथ रखे हुए अपने पति को देख रही थी। वे मेरी तरफ देखते हुए गुस्से में बोले, तुमने क्या सोचा था? मैं तुम्हारी बकवास इतनी आसानी से सुन लूँगा? अपने कान खोलकर सुन लो। अपना हिस्सा जाकर अपने भाई से मांगो।
अगर उसने तुम्हें तुम्हारा हिस्सा नहीं दिया तो इस घर की दहलीज पर कदम रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें इस घर में आने की अनुमति नहीं दूंगा, बल्कि तुम्हें धक्के मार कर घर से निकाल दूंगा। मुझे कारोबार करना है और उसके लिए मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत है, और वो तुम मुझे लाकर दोगी। अपनी माँ के घर में से अपना हिस्सा मांगोगी, उसके बाद ही तुम मेरे साथ मेरे घर में रह सकती हो। अगर तुम ये नहीं कर सकती तो यहाँ आने की फिर कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे पति, जो कभी मुझसे बेशुमार प्यार करते थे, मुझे पाने के लिए जो दिन रात भगवान से प्रार्थनाएं किया करते थे, अब मुझे इस तरह से रौंद रहे थे। आज मुझे समझ आ गया था कि जब चाँद भी मिल जाता है तो वो चाँद नहीं लगता। कुछ पैसों की खातिर उन्होंने मुझे ठुकरा दिया था। मेरी घुटी घुटी सिसकियाँ कमरे में गूंजने लगीं और वे मुझसे मुंह फेर कर बैठ गए। जब मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो मैं फूट फूट कर रोने लगी। आज मुझे अपनी हालत पर बेहद तरस आ रहा था। मेरी माँ और मेरे भाई ने मुझे इस इंसान से शादी करने से मना किया था। सबका कहना था यह आदमी स्वभाव से लालची लगता है और उसका घर भी बहुत ही पुराने ख्यालात वाला है। पर मैं ही बेवकूफ़ थी जो इस आदमी के प्यार में पागल हो गई थी, और आज जब उसकी असलियत मेरे सामने खुलकर आई थी तो मुझे खुद पर बहुत पछतावा हो रहा था कि मैं कहाँ आकर फंस गई हूँ। कुछ देर तक तो मेरे आंसू बहते रहे और फिर अचानक उन्होंने मेरे बालों को अपनी मजबूत पकड़ में कस लिया। गुस्से में बोले, क्या मैंने तुम्हें इतना मारा है जो तुम रोए जा रही हो? कोई मर गया है क्या जो इतना रो रही हो? उनके शब्द मेरे दिल को चीर रहे थे। गुस्से में मैंने उन्हें खुद से दूर किया और अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर लिया। वहाँ बैठकर मैं घंटों रोती रही। मैंने अपनी हालत पर बहुत अफसोस किया। लगभग 1 घंटे तक मैं कमरे में बंद रही, लेकिन जब मैं वापस बाहर आई तो वो बाहर नहीं थे। शायद वो अपनी माँ के पास बैठे थे। मेरी सास अच्छी औरत नहीं थी। उन्होंने मेरा हंसता खेलता घर तबाह कर दिया था। शुरू शुरू में मेरे पति मुझे आंखों का तारा बनाकर रखते थे और मेरे होने पर गर्व महसूस करते थे। मेरी सास कभी भी मेरी बुराई करती थी तो मेरे पति मेरे लिए उनसे लड़ जाया करते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, मेरी सास ने उनके दिल में मेरे खिलाफ इतना जहर भर दिया था कि अब वो मुझ पर हर समय गुस्सा करते रहते थे। मेरी और मेरे देवर की शादी एक साथ हुई थी। मेरे देवर का स्वभाव अलग था। घर में सब लोग उससे डरते थे और शुरू शुरू में मेरी सास ने उसके भी कान भरने की कोशिश की थी, लेकिन मेरे देवर ने अपनी माँ की बात नहीं सुनी और आज वो दोनों पति पत्नी खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे हैं। हमारी शादी को 1 साल हो चुका था, लेकिन अब तक भगवान की तरफ से हमें औलाद नहीं मिली थी। ये एक कारण था कि मेरी सास हर समय मुझ पर हावी रहती थी। वो मेरी हर चीज़ पर रोक टोक करती। कभी किसी बाबा के पास ले जाती तो कभी किसी डॉक्टर के पास। मैंने अपना पूरा मेडिकल चेकअप करवा लिया था और यही हाल मेरे पति का भी था। उन्हें भी औलाद चाहिए थी, इसलिए उन्होंने भी अपनी मर्दानगी की परवाह न करते हुए अपने सारे मेडिकल चेकअप करवा लिए थे। लेकिन हम दोनों बिल्कुल ठीक थे, बस ऊपर वाले की मर्जी से देर हो रही थी। पर मेरी सास इस बात को मानने को तैयार नहीं थी। अब मेरी पति की नौकरी में कुछ दिक्कतें आ रही थीं और वो बस यही कहते कि अपने भाई के पास जाओ और अपने बाप के घर का हिस्सा मांगो। लेकिन मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं अपने भाई के सामने खड़ी होकर अपना हिस्सा मांगती। मेरे भाई ने मेरी शादी बड़े धूमधाम से की थी और हर चीज़ मुझे दहेज में दी थी। तो अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। घर जाती तो भाई का सामना करना पड़ता और यहाँ रहती तो पति की बातें सुनकर मैं बिल्कुल बीच में पिस रही थी। आखिरकार नतीजा भाई के घर ही जाने का निकला, क्योंकि अगर मैं वहाँ नहीं जाती तो मेरा पति मुझे छोड़ सकता था। मैंने हिम्मत जुटाई और रात को ही अपना बैग तैयार कर लिया। मेरे पति का रवैया मेरे लिए अजनबी जैसा हो चुका था। उनकी हर हरकत मेरा दिल जलाने के लिए काफ़ी थी। मैंने उन्हें एक नज़र देखा और चुपचाप उनके पैरों के पास बैठ गई। मेरे हाथ पांव बुरी तरह कांप रहे थे, लेकिन मैंने खुद को संभाला और उनके पैर पकड़ते हुए कहा, भगवान के लिए मेरे साथ ऐसा जुल्म मत करो, मुझे मेरे भाई के सामने खड़ा मत करो। उन्होंने मेरे लिए बचपन से लेकर अब तक बहुत कुछ किया है, और अगर आज मैं उनके सामने खड़ी होकर अपने घर का हिस्सा मांगूंगी तो वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। मेरे भाई के पास इतने साधन नहीं हैं कि वे घर बेचकर किराए के घरों में धक्के खाएं। भगवान के लिए मुझ पर दया करो। मेरा पति तो बिल्कुल निर्दयी हो चुका था। वो मेरी ओर देखते हुए बोला, अगर तुम्हें इतनी ही परेशानी है तो ले लो तलाक मुझसे। मैं तो दूसरी शादी के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। वैसे भी तुम मुझे औलाद तो देने से रही, कम से कम तुमसे मेरा पीछा छूट जाएगा। मेरी आंखों में आंसू भरने लगे थे। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा था। ऐसा लग रहा था जैसे आज कुछ बुरा होने वाला है। मेरा ज़मीर ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था
कि मैं अपने भाई के सामने खड़ी हूँ, लेकिन अपने पति के सामने मैं मजबूर हो चुकी थी। मेरे पति अचानक अपनी जगह से खड़े हुए और मेरी ओर देखते हुए बोले, चलो मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के पास छोड़कर आता हूँ। सुबह मुझे फ़ोन पर सारी जानकारी दे देना। अगर मुझे सही लगा और तुम्हारा जवाब हाँ में हुआ तो मैं तुम्हें लेने आ जाऊँगा, वरना तुम हमेशा हमेशा के लिए वहीं रह सकती हो। इतना कहकर उन्होंने मेरा सामान उठाया और बाहर चले गए। मैंने एक नज़र अपने कमरे पर डाली। यहाँ मैंने अपनी शादीशुदा ज़िंदगी के कई खूबसूरत पल बिताए थे और आज शायद मैं हमेशा हमेशा के लिए इस कमरे को छोड़कर जा रही थी या नहीं, मुझे कुछ पता नहीं था। लेकिन आज ये दीवारें बहुत उदास लग रही थीं। मेरा दिल भी बहुत उदास था। मैंने मजबूरी में अपने बिस्तर पर हाथ फेरा और अपनी जगह से खड़ी हो गई। कमरे के दरवाजे पर जाकर मैंने फिर से एक नज़र पूरे कमरे पर डाली और दुखी होकर कमरे से बाहर निकल आई। मुझे कुछ पल के लिए बिल्कुल अकेलापन महसूस हो रहा था, लेकिन मुझे उम्मीद थी शायद मेरा भाई मुझे मेरा हक दे देगा और फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। चुपचाप मैं बाइक पर बैठकर अपने पति के साथ अपने मायके पहुंच गई। वो मुझे बाहर ही छोड़कर चले गए थे। मैंने उन्हें अंदर आने का कहा, लेकिन उन्होंने मेरी ओर देखना भी गवारा नहीं किया। उनका ये अजनबी सा रवैया मेरे लिए बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर था। लेकिन मैंने खुद को मुश्किल से संभाला और अपने आंसू पोंछकर घर के अंदर चली गई। मेरी माँ बाहर बरामदे में ही बैठी हुई थीं। मुझे देखते ही उनकी बाँछें खिल उठीं। मैं अपने मायके 4 महीने बाद आई थी। मेरे पति को मेरा मायके बार बार जाना बिल्कुल पसंद नहीं था। शादी के शुरू दिनों में ही उन्होंने मुझे 1-2 बार मायके जाने के बाद टोक दिया था कि हमारे यहाँ बहुओं का बार बार मायके जाना अच्छा नहीं समझा जाता। इसलिए मैंने भी उनके सामने मायके जाने की इच्छा करना छोड़ दिया था। और दूसरी वजह मेरी भाभी थी। मेरी माँ तुरंत ही चारपाई से उठकर मेरा स्वागत करने लगी। उनके गले से लगते ही मैं रो पड़ी थी। मेरी हिचकियाँ बंध गईं। मेरी माँ मुझे इतना रोता देख तुरंत गले से लगाने लगीं और मुझसे रोने की वजह पूछने लगीं कि मैं इतना क्यों रो रही हूँ। लेकिन मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मैं बस रोए जा रही थी। माँ ने बड़ी मुश्किल से मुझे संभाला और बरामदे की चारपाई पर बिठा दिया। भाभी को आवाज़ देकर मेरे लिए पानी मंगवाया। बेबी काफ़ी परेशान हो गई थी। उन्होंने हमेशा मुझे हंसते मुस्कुराते या झगड़ा करते ही देखा था। कभी मेरी आंखों में आंसू नहीं देखे थे, इसलिए उनके चेहरे पर भी मेरे लिए चिंता साफ झलक रही थी। वो तुरंत ही अपने कमरे में गईं और मेरे भाई को बाहर बुला लिया। मैं रोते रोते बेहद थक चुकी थी। उन्होंने मुझे पानी पिलाया और थोड़ी देर के लिए अपनी गोद में लिटा लिया। मेरा भाई आया तो उसने तुरंत मेरे सिर पर हाथ रखा और मुझसे रोने की वजह पूछी। उसे देखते ही मुझे फिर से ज़ोर ज़ोर से रोना आ गया और मैं उसके सीने से लग गई। वो मुझे अपने गले से लगाकर भाई का फ़र्ज निभा रहा था। उसके पास से मुझे हमेशा अपने पापा की खुशबू आती थी। पापा का बहुत पहले ही देहांत हो चुका था और उसके बाद भाई ने ही मेरी और मेरी माँ की जिम्मेदारी संभाली हुई थी। भाभी के आने के बाद भी उसने हमें कभी नज़रअंदाज नहीं किया था, बल्कि उन्हीं की मौजूदगी में मेरी शादी बड़े धूमधाम से की थी। और आज मैं किस लिए उसके सामने आई थी, ये सोच सोच कर मेरा दिल परेशान हो रहा था। थोड़ी देर बाद उसने मुझे शांत करवाया और मुझसे कहा, राहुल कहाँ है? तुम अकेली आई हो? उसकी गंभीर आवाज़ सुनकर मैंने उसका चेहरा देखा। उसके सख्त चेहरे पर मेरे लिए चिंता साफ झलक रही थी और ये सब बातें मुझे सहन नहीं हो रही थीं। मैंने सिर झुकाकर नहीं में सिर हिलाया और धीमी आवाज़ में बोली, वो दरवाजे पर छोड़कर चले गए हैं। उसने कहा है कि अगर मैं घर की दहलीज पर कदम रखूंगी तो वो मुझे तलाक दे देगा और वजह सिर्फ ये है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। वो मुझसे पैसों की मांग कर रहा है। उसकी नौकरी में कुछ दिनों से दिक्कतें आ रही हैं। उसने कहा है कि अपने भाई के पास जाओ। और इतना कहकर मैं चुप हो गई। मैंने उसकी ओर देखा तो वो मुझे ही गौर से देख रहा था। उसके चेहरे पर गंभीरता थी। जब मैं चुप हो गई तो उसने कहा, आगे बोलो, मैं सुनना चाहता हूँ। तुम्हारा भाई अभी जिंदा है। तुम्हें इस तरह से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उसने मेरे सिर पर हाथ रखा और मुझे दिलासा दिया। इसके बाद मैं हिचकियों के साथ रोते हुए अपने ऊपर बीती सारी बातें उसे बताने लगी। मैंने उसे बताया कि कैसे मैं उस घर में रोज़ रोज़ की यातनाएं सहती आई हूँ। मेरी सास मेरे साथ कैसा व्यवहार करती है। मेरी नंदें मुझे बांझ कहकर ताने देती हैं और अब मेरे पति ने मुझे ये कहकर घर से निकाल दिया है कि अगर मैंने अपने भाई से पैसे नहीं मांगे, अपने हक के लिए खड़ी नहीं हुई और अपने घर को बेचने के लिए नहीं कहा तो वो मुझे तलाक दे देगा। मेरे भाई ने ये सब कुछ सुना तो वो एकदम सन्न रह गया। उसके चेहरे पर चिंता ही चिंता उभर आई थी। वो मेरी ओर देखते हुए बोला,
मेरे पास ये घर ही तो आखिरी ठिकाना है। मेरे 2 बच्चे हैं, तुम्हारी भाभी का साथ है, मम्मी हैं। अगर मैंने ये घर बेच दिया तो मैं क्या करूँगा? इतनी महंगाई में मैं दूसरा घर भी नहीं खरीद सकता। उसके लहजे में सिर्फ चिंता ही चिंता थी, जिसे सुनकर मेरा दिल टूट गया था। मैं खामोश हो गई और थोड़ी देर के बाद जो उसने बात कही, उसने मेरा पूरा ज़मीर हिलाकर रख दिया था। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं ज़मीन में धंस रही हूँ और घर की छत मेरे ऊपर गिर रही हो। जिस सच से मैं भाग रही थी और वो हकीकत मेरे सामने आकर खड़ी हो गई थी, और यही सोचकर मेरी आंखें नम हो गईं। लेकिन मैं अपने भाई से क्या कहती? उसने तो मुझे साफ साफ कह दिया था। और मेरा पति जो मुझसे उम्मीद लगाए बैठा था, अगर उसे ये हकीकत पता चल जाती तो वो मुझे उसी पल तलाक दे देता। शायद वो मुझसे इसीलिए इश्क में गिरफ्तार हुआ था, क्योंकि मेरे पास इतना बड़ा घर था जिसे बेचकर मैं उसे बहुत सारा पैसा दे सकती थी। लेकिन आज जब मेरे भाई ने मुझसे वो सच कहा जिससे मैं खुद को छिपा रही थी, मेरा दिल टूट कर रह गया था। मेरे हाथ अनायास ही उसके सामने जुड़ गए, जिसे देखकर उसने तुरंत मेरे हाथ पकड़ लिए थे। दरअसल मैं अपने माँ बाप की सगी औलाद नहीं थी। भाई होने के बाद हमारे यहाँ दूसरी कोई औलाद पैदा नहीं हुई थी। पापा के दोस्त यानी मेरे सगे पापा का देहांत एक कार एक्सीडेंट में हो गया था। मेरी माँ पहले ही मुझे पैदा करते हुए गुजर चुकी थी, और अपने सगे बाप के जाने के बाद जब मैं अनाथ हुई तब मेरे सगे पापा के दोस्त ही थे जिन्होंने मुझे गोद लिया था और अपने घर ले आए थे। भाई को मेरी सूरत में एक बहन मिल गई थी और मम्मी की ख्वाहिश मुझे देखकर पूरी हो गई थी। इन लोगों ने मुझे कभी यह एहसास नहीं होने दिया कि मैं गोद ली हुई हूँ। हमेशा मुझे सगी बेटी जैसा मान और सम्मान दिया। और आज जब मैंने अपने घर का सवाल उठाया तो भाई ने साफ कह दिया कि पूजा, तुम हमारी सगी बहन नहीं हो, और ना ही हमने तुम्हें कानूनी कार्रवाई करने के बाद गोद लिया था। तुम बेसहारा थी और पापा उस दिन तुम्हें घर ले आए थे और तब से तुम हमारे ही घर रहने लगीं। लेकिन भगवान जानता है, हमने कभी तुम्हें पराया नहीं समझा, हमेशा तुम्हें इस घर का हिस्सा समझा था। लेकिन पूजा, ये भी हकीकत है कि तुम हमारी सगी बहन नहीं हो और इस वजह से इस घर पर तुम्हारा कोई हक नहीं। और इसी हकीकत से मैं भाग रही थी। मैंने अपने पति को इस हकीकत के बारे में आज तक नहीं बताया था। मेरे तो गुमान में भी नहीं था कि मैं कभी इस दोराहे पर आकर खड़ी हो जाऊंगी। मैं तो सोचती थी कि राहुल मुझसे इतना प्यार करता है, मेरी ज़िंदगी बहुत ही खुशहाल गुजरेगी। मुझे अपना बचपन थोड़ा थोड़ा याद है, जब मेरे सगे पापा जिंदा थे। वो कोई अमीर इंसान नहीं थे, बल्कि मेहनत मजदूरी करके मुझे और ख़ुद को पाल रहे थे। हमारा खुद का घर भी नहीं था, किराए का मकान था। लेकिन पापा की जान भी एक रोड एक्सीडेंट में चली गई तो मुझे पापा के दोस्त ने सहारा दिया, जो मेरे लिए सगे बाप से भी बढ़कर थे। लेकिन आज मैं जिन हालातों से गुजर रही थी, मैं खुद को इस भरी दुनिया में तन्हा समझ रही थी। मेरे हाथों को पकड़ते हुए मेरे भाई ने कहा, मैं कोशिश करूँगा पूजा कि तुम्हारे लिए कुछ पैसों का इंतज़ाम कर सकूँ, लेकिन मैं ये घर नहीं बेच सकता। ये मेरे पापा की आखिरी निशानी है और मेरी पूरी दुनिया है। पूजा, मैं इसके लिए तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। ये कहकर वो अपने कमरे में चले गए थे। मैं मम्मी के साथ बरामदे में ही बैठी रह गई। मेरी भाभी भी एक नज़र मुझे देखकर अपने पति के साथ चली गईं। उस दौरान उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा था। मुझे हैरानी भी हुई थी, क्योंकि वो बहुत ही झगड़ालू किस्म की औरत थीं। हर छोटी छोटी बात पर मुझसे लड़ाई करतीं, लेकिन आज इतनी बड़ी बात पर उनके मुँह से एक शब्द भी नहीं निकला था, और यही मेरी हैरानी की वजह थी। मैंने मम्मी की गोद में सिर रख दिया और फिर से रोना शुरू कर दिया। वो मुझे दुलार कर समझाने की कोशिश कर रही थी कि तुम्हारा भाई कुछ ना कुछ इंतजाम ज़रूर कर लेगा, तुम्हारा घर ख़राब नहीं होगा। लेकिन आज मुझे अपने घर की परवाह नहीं थी। जिस शख्स ने मुझे इतना प्यार दिया, जिसके लिए मैंने अपने घर वालों से लड़ाई की, उस शख्स ने मुझसे किस तरह कहा कि अगर तुम अपने भाई से हक लेकर घर नहीं आई तो मैं तुम्हें तलाक दे दूँगा। जब मैंने अपने सगे भाई को ये सारी बातें बताईं तो उसने मुझे धुतकारा नहीं था। उसने मुझे घर से बाहर जाने को नहीं कहा, बल्कि मेरे सिर पर हाथ रखा और मुझे यकीन दिलाया वो मेरे लिए कुछ ना कुछ इंतजाम ज़रूर करेगा। और यही सब सोचकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। मैंने अपनी मम्मी के साथ वो रात बरामदे में ही गुजार दी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। अगली सुबह मेरे लिए काफ़ी रोशनी भरी साबित हुई थी। सुबह उठते ही घर में हलवा पूरी की खुशबू आ रही थी। भाई मेरे लिए बाहर से नाश्ता लेकर आए थे। मेरी भाभी के चेहरे पर भी एक शांत मुस्कान थी, जिसे देखकर मैं हैरान थी। उन्होंने मुझे खुद अपने हाथों से नाश्ता कराया और पहली बार इस औरत ने मुझे ये दिलासा दिया कि मुझे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है।
तुम्हारा भाई अभी जिंदा है और तुम्हारा घर कभी नहीं टूटने देगा। नाश्ते के बाद मेरे भाई ने मुझे अपने कमरे में बुलाया। जैसे ही मैं भाई के कमरे में गई, उन्होंने मुझे बैठने को कहा और अपनी अलमारी से कुछ सोने के जेवर निकाल कर मेरे सामने रख दिए। उन जेवर को देखकर मैं हैरान थी। उन्होंने मुझे देखा और कहा, कल रात जब मैं कमरे में लौटा तो तुम्हारी भाभी ने कहा कि अगर हमने तुम्हारी मदद नहीं की तो तुम बर्बाद हो जाओगी। हमने तो तुम्हें शादी से पहले ही कहा था कि वो इंसान सिर्फ तुम्हारे घर और पैसे के लिए तुमसे शादी करना चाहता है, लेकिन उस समय तुमने हमारी बात नहीं मानी। खैर, मैं वो सब दोहराना नहीं चाहता। मैं तुमसे सिर्फ इतना कहूँगा कि तुम अपना घर बर्बाद मत होने दो और ये जेवर ले जाकर अपने पति के सामने रख दो। उससे कहो कि तुम्हारे भाई ने घर के बदले ये जेवर दिए हैं। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैंने अपने भाई को देखा और कहा, लेकिन ये तो भाभी का हक है। ये तो उन्हें उनके मायके से मिले थे और बाकी के आपने उन्हें चढ़ाए हैं। अगर मैंने उनके हक पर डाका डाला तो ये गलत होगा। तभी अचानक मेरी भाभी ने मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, बेशक पूजा, मैं तुमसे बहुत झगड़ती हूँ, छोटी छोटी बातों पर तुमसे लड़ाई करती हूँ, तुम्हारे आने पर मुंह बना लेती हूँ, लेकिन यकीन मानो तुम मुझे बहुत प्यारी हो, क्योंकि मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ। तुम मेरे पति की जान हो। वो तुम्हें अपनी बहन नहीं, बहन से भी कहीं बढ़कर मानते हैं, बल्कि अपनी बेटी मानते हैं। सारी रात तुम्हारा भाई तुम्हारी तकलीफ में आंसू बहाता रहा, बस एक पल भी नहीं सोया। सुबह के वक्त उन्होंने सोच लिया था कि वो ये घर बेच देंगे, क्योंकि वो अपनी बहन की आंखों में आंसू नहीं देख सकते। लेकिन मैंने उन्हें समझाया कि अगर हमने ये घर बेच दिया तो तुम्हारा मायका भी ख़त्म हो जाएगा और हमारे बच्चों का भविष्य भी खतरे में आ जाएगा। हम दर दर भटकते फिरेंगे। इसीलिए मैंने अपने सारे जेवर तुम्हारे सामने रख दिए हैं। अब तुम इन्हें बेचकर अपने पति का कारोबार करवा सकती हो। मैं बेतहाशा अपनी जगह से उठी और अपनी भाभी से लिपट गई थी। उन्हें गले लगाकर मुझे वाकई बड़ी बहन का सुख मिला था। मैंने उनका धन्यवाद किया और अपने भाई के सीने से भी लग गई। लेकिन मैंने वो सारे जेवर अपने भाई और भाभी को वापस कर दिए, क्योंकि मैंने फैसला कर लिया था कि मैं ऐसे इंसान के साथ कभी नहीं रह सकती जिसे मुझसे नहीं बल्कि मेरे पैसों से मतलब हो। मैंने खुद ही तलाक का केस दायर कर दिया, जबकि मेरे भाई ने मुझे लाख मना करना चाहा, लेकिन मैंने साफ साफ कह दिया कि मैं ऐसे इंसान के साथ नहीं रह सकती। मेरे इस फैसले पर सब चुप हो गए थे और मैंने राहुल से तलाक ले लिया। उसका पूरा घर सन्नाटे में आ गया था। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि मैं इतना बड़ा कदम उठा सकती हूँ। तलाक के 2 नोटिस भेजने के बाद राहुल मुझे लेने भी आया था। उसने मुझसे माफ़ी भी मांगी और वादा किया कि वो फिर कभी घर का सवाल नहीं उठाएगा, लेकिन मैंने उसकी एक बात नहीं सुनी और उसे वापस भेज दिया। तलाक हुए अभी 2 ही महीने हुए थे कि मेरे लिए दोबारा से रिश्ते आने लगे। मैं भले शादीशुदा थी, लेकिन अभी मेरी शादी को समय ही कितना हुआ था और फिर मैं बेहद खूबसूरत थी। शायद मेरी किस्मत में ही दुख लिखे थे जो मैं राहुल जैसे इंसान के शिकंजे में फंस गई थी। मैं शादी तो नहीं करना चाहती थी, लेकिन अपने भाई पर सारी ज़िंदगी बोझ भी नहीं बनना चाहती थी। इसलिए मैंने शादी से पहले अपनी सारी शर्तें रखीं कि जिस भी इंसान से मेरी शादी होगी वो मुझसे मेरे हिस्से का सवाल नहीं करेगा। भाई ने भी मेरे लिए ऐसा ही एक लड़का ढूंढा था और उसके बाद मेरी शादी उससे करवा दी। उसकी पहली बीवी का देहांत हो चुका था और वो राहुल से लाख दर्जे बेहतर था। उसने मुझे अपनी बीवी होने का सम्मान दिया और अपने घर में इज्जत दी। अब मैं अपने दूसरे पति के साथ एक सुकून की ज़िंदगी गुजार रही हूँ। आखिर में यही कहना चाहूँगी कि अपने आत्मसम्मान को कुचलकर आप कभी भी अपनी खुशियों को हासिल नहीं कर सकते। जहाँ आपका सम्मान ना हो उस जगह रहने का कोई मतलब ही नहीं बनता। जो इंसान आपकी कदर नहीं कर सकता वो आपके साथ पूरी ज़िंदगी निभा क्या करेगा। ऐसे इंसान को छोड़ देने में ही भलाई है। अगर मैं हिम्मत करके राहुल को छोड़ने का ये कठोर फैसला ना लेती तो पूरी ज़िंदगी वो मुझे अपने पैरों की जूती बनाकर रखता। कभी भी मुझे वो प्यार और सम्मान नहीं मिल पाता जिसकी मैं हकदार थी। और आज मेरे दिल को बहुत सुकून है कि मैंने ऐसे नीच इंसान को छोड़ दिया था। दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई कहानी के साथ।